हाय स्टूडेंट्स, सो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आईएससी क्लास 12th केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। और केमिकल काइनेटिक्स में यहाँ पे जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो तुम्हारे एग्जाम में जिसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो मैंने 3 फार्मूला लिखे हैं एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है तुम्हारे इस चैप्टर में बिकॉज ये इसी के ऊपर बेस्ड तुमसे न्यूमेरिकल्स यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो देखो सबसे पहला हमारा जो फार्मूला है दैट इज लॉग K1/K2 इज इक्वल्स टू EA। यहाँ पे EA का मतलब होता है एक्टिवेशन एनर्जी, राइट। कभी भी क्वेश्चन में अगर तुमसे एक्टिवेशन एनर्जी पूछता है तो सीधी सी बात है तुम्हें फर्स्ट वाला फॉर्मूला ही लगाना होगा और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने इस पर स्टार भी लगा दिया है। तो EA/2.303R एंड इसके बाद में ब्रैकेट के अंदर 1/T1 माइनस 1/T2। तो ये T1 एंड T2 बेसिकली टेम्परेचर के वैल्यूज़ हैं। तो जब भी टेम्परेचर का चेंज होगा, जब भी टेम्परेचर का चेंज दिया होगा तुम्हें क्वेश्चन में और यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी तुमसे पूछ लेगा या फिर रेट वैसे दिए होते हैं, मोस्ट केसेस में तुमसे एक्टिवेशन एनर्जी ही पूछता है। तो ऐसा कभी भी होगा तो यहाँ पे तुम फर्स्ट फॉर्मूला का ही यूज़ करोगे और ये तुम डायरेक्ट पहचान लोगे, एक्टिवेशन एनर्जी तुमसे क्वेश्चन में पूछी जाएगी। अभी हम ऐसे एक क्वेश्चन करके भी देखेंगे यहाँ पे आगे। अब इसके बाद सेकेंड जो फॉर्मूला है दैट इज K इज इक्वल्स टू 2.303/K लॉग बेस 10 A/A-X। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये रेट निकालने के लिए आता है। तुम्हें अगर रेट ऑफ रिएक्शन निकालना होगा तो इस फॉर्मूला का यूज़ करोगे। K इज इक्वल्स टू 2.303/K लॉग बेस 10 A/A-X। A का मतलब यहाँ पे इनिशियली कितना कंसंट्रेशन तुम्हारा है और X तुम्हारा फाइनल कंसंट्रेशन कितना है, ये हम इससे निकाल लेते हैं। अभी जब न्यूमेरिकल करेंगे तो वहाँ पे मैं तुम्हें इसको समझा दूंगा अच्छे से। फिर इसके बाद लास्ट हमारा फॉर्मूला निकल के आता है, इसी से बेसिकली निकल के आता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट इज इक्वल टू 0.693/T। ये थोड़ा सा कहीं कहीं पे हम यूज़ करेंगे। तो पहले दो फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एंड फर्स्ट फॉर्मूला तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये तुम डायरेक्टली आइडेंटिफाई भी कर सकते हो। तो चलो अभी देखते हैं एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मैंने PYQs यहाँ पे कुछ लिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एंड इनको भी हम सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीटेड इन 30 मिनट्स। तो यहाँ पे तुम्हें दिया है कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही हमारे कोर्स में है सिर्फ। तो यहाँ पे है अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीटेड इन 30 मिनट्स, ओके। एंड यहाँ पे टेम्परेचर हमें दिया है 300 केल्विन। फिर उसके बाद कह रहा है कि इन 10 मिनट्स एट 320 केल्विन। तो यहाँ पे एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो रहा है और दो सिचुएशंस हमें दे दी गई हैं दैट वो 50% कंप्लीट हो रहा है 30 मिनट्स में एट 300 केल्विन और 10 मिनट्स में एट 320 केल्विन। तो ये चीज़ है, मतलब कि आधा रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, दो सिचुएशंस हमें दी गई हैं। तो यहाँ पे समझो तुम्हें गिवन है दैट एट 300 केल्विन, 300 केल्विन पे पहला वाला केस हम ले रहे हैं। यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट रेट ऑफ रिएक्शन होगा, देखो रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा एट 300 केल्विन, ये तुम्हारा T1 अगर तुम मान लो इसको टेम्परेचर 1, तो यहाँ पे जो K1 होगा वो आ जाएगा तुम्हारा 0.693 डिवाइड बाई T। ये जो लास्ट वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा था रेट निकालने वाला फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसी का हम इस्तेमाल कर लेंगे और यहाँ पे K1 निकालेंगे 0.693 डिवाइड बाई T करके, जो कि आ जाएगा T हमें टाइम कितना दे रखा है 30 मिनट्स। मिनट्स में भी ले सकते हो, तो मिनट्स का वैल्यू यहाँ पे 30 रख दोगे T की जगह पे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा T की जगह पे मैं यहाँ 30 रख दूंगा और इसको डिवाइड कर लेना, ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 30 रखेंगे डिवाइड कर लेंगे, ये आ जाएगा 0.0231। वहाँ पे कैलकुलेटर होगा तुम उससे भी डिवाइड कर सकते हो और यहाँ पे तुम्हारा रेट आ जाएगा पर मिनट बिकॉज तुमने यूनिट मिनट्स में लिया है नीचे टाइम का। फिर उसके बाद आगे तुम्हें ये भी गिवन है दैट अगर हम यहाँ पे 20 डिग्री केल्विन टेम्परेचर बढ़ा देते हैं सो एट 320 केल्विन ये हमारा T2 हो जाएगा, ध्यान रखना T1 और T2, और उसी के हिसाब से K1 K2 लेंगे। तो यहाँ पे सेकेंड हमारा इतने टेम्परेचर का रेट कितना आ जाएगा, अगेन 0.693 अपॉन यहाँ पे टाइम रख दो। टाइम तुम्हें कितना गिवन है सेकंड केस का 10 मिनट्स, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 0.0693 और ये भी हो जाएगा तुम्हारा पर मिनट। तो ये हमने दोनों टेम्परेचर्स के लिए दोनों अलग अलग रेट्स निकाल लिए। तो अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट वाला फर्स्ट फॉर्मूला, क्योंकि हमसे इस क्वेश्चन में निकालने के लिए क्या कहा गया था, यहाँ पे हमें फाइंड करना था, अगर क्वेश्चन तुम आगे पढ़ोगे, कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी। तो जैसे ही एक्टिवेशन एनर्जी तुम्हारे क्वेश्चन में आएगा तुम्हारे दिमाग में भी एक एक्टिवेशन यहाँ पे हो जाना चाहिए कि यहाँ पे तुम्हें फर्स्ट फॉर्मूला का ही यूज़ करना है। कौन सा, लॉग K2/K1 इज इक्वल्स टू EA/2.303R और ब्रैकेट के अंदर 1/T1 माइनस 1/T2। बस यहाँ पे वैल्यूज थोड़ा संभल के रखना। तो यहाँ पे देखो पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं फिर वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग, यहाँ पे होता है तुम्हारा K2/K1 इज इक्वल्स टू यहाँ पे EA 2.303
यहाँ पे हो जाएगा आर तुम्हारा गैस कांस्टेंट का वैल्यू है, ये तुम्हें लेना है 8.314, ध्यान रखना। फिर इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा ब्रैकेट के अंदर 1/T1 माइनस 1/T2, सीक्वेंस सही से लेना। अब यहाँ पे जो आर होता है, ये आर तुम्हें याद रखना है, आर तुम्हारा गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट, और यहाँ पे इसका जो वैल्यू तुम्हें यूज़ करना होगा वो यूज़ करना पड़ेगा 8.314, ये तुम याद कर लो, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा log K2/K1, जो हमारा ये वैल्यू आया है K2 वाला K1 वाला, ये दोनों यहाँ पे रख दो, ये हो जाएगा 0.0693। कैलकुलेशन से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पास में कैलकुलेटर रहेगा साइंटिफिक वाला, ISC बोर्ड में सब बच्चे यूज़ कर सकते हैं, तो उसकी मदद से हम इसको निकाल लेंगे। इज इक्वल्स टू EA और अपॉन 2.303, और यहाँ पे R का वैल्यू रख दोगे 8.314, और फिर ब्रैकेट में हो जाएगा 1/T1, T1 T2 भाई सीक्वेंस में लेना, T1 तुम्हारा 300 है तो 1/300 हो गया, और माइनस ये हो जाएगा तुम्हारा T2 320, तो ये आ जाएगा 1/320, इस तरह हो जाएगा। तो अब EA का वैल्यू निकालने के लिए इसको तुम्हें थोड़ा बहुत सॉल्व करना पड़ेगा, एंड इसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके जब, तो कैलकुलेटर की मदद से तुम यहाँ पे लॉग का वैल्यू निकाल सकते हो। फिर ब्रैकेट में यहाँ पे एलसीएम वगैरह लेके इसको सॉल्व करके EA का वैल्यू जब तुम फाइनली निकालोगे तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी तुम्हारा निकल के आएगा 43839.29, एंड ये बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी है, तो ये तुम्हारी जूल्स में आएगी, एंड ये आती है तुम्हारी जूल पर मोल में। ओके, जूल पर मोल में आ जाएगा। एंड अगर तुम्हें यहाँ पे इसको किलो जूल में बताना है तो यहाँ पे तुम इसको 1000 से डिवाइड कर सकते हो, ये आ जाएगा 43.839, यहाँ तक ले लो, ठीक है। तो ये आ जाएगा किलो जूल पर मोल। सो दिस विल बी द एक्टिवेशन एनर्जी। बस तुम्हें कैलकुलेशन करनी होगी, यहाँ पे तुम कैलकुलेशन अपने आप से कर लेना, और ये का वैल्यू इस तरह तुम निकाल सकते हो। सो आई होप फर्स्ट वाला क्वेश्चन तुम लोग को अच्छे समझ में आया होगा। इसके बाद अभी हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, एंड देखते हैं वो कैसे होगा। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है ये, तो चलो अभी सेकंड क्वेश्चन को रीड करते हैं। यहाँ पे गिवन है द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 4 टाइम्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे तुम ये मान सकते हो कि जो K1 है, ऐसे कुछ तुम्हें गिवन है, गिवन ये चीज़ समझ लो कि जो रेट है, पहले मान लो K1 था या K था, और बाद में ये कन्वर्ट हो गया है इनटू 4K, मतलब पहले तुम्हारा K यहाँ पे अगर रेट है तो ये 4 टाइम्स कहीं ना कहीं बन जा रहा है बाद में। आगे कंडीशन क्या गिवन है, व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 293 केल्विन टू 313 केल्विन। अब यहाँ पे इन्हीं दोनों रेट्स के लिए, अगर ये K1 है K2 है, तो यहाँ पे तुम्हें इन्हीं दोनों के लिए, ये तुम्हारा K1 है, ध्यान रखना, दिस इज योर K1 रेट एंड दिस इज योर K2 रेट, ये है। और दोनों के लिए टेम्परेचर T1 तुमको दिया हुआ है पहला 293 केल्विन, और T2 ये तुम्हें दिया हुआ है 313 के। ये गिवन में लिख लेना, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा, आगे पीछे वैल्यू रख दोगे तो नहीं आएगा। फिर आगे कह रहा है कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी या एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एक ही बात है, EA तुम्हें निकालना है। तो जब भी EA निकालने की बात करेगा, मैंने जैसा बताया फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करोगे, इसीलिए मैंने कहा डबल स्टार बना देता हूं मैं यहाँ पे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कई बार ये पूछा गया है प्रीवियस ईयर पेपर्स में, एंड इस बार के पेपर में भी तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इसका एक क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेगा। अगर आता है तो 2 से 3 मार्क्स तक का इसका न्यूमेरिकल आएगा। तो चलो फॉर्मूला लगाते हैं और यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी को निकालते हैं। और आगे भी यहाँ पे एक चीज कह रखा है, दैट अज्यूमिंग दैट इट डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। तो वही चीज़ है, तुम्हें एक्टिवेशन एनर्जी बेसिकली निकालनी है। आगे का कंडीशन जो होता है वो हम अजम्पशन मान लेते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी चेंज नहीं होता है, तो फॉर्मूला वही लगाना है, फॉर्मूला लगाते हैं और वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो सारी कंडीशंस मैंने लिख दी हैं, बस यहाँ पे डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगाएंगे अब। तो ये हो जाएगा तुम्हारा log K2/K1, ध्यान रखना K2/K1 होता है, इज इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी EA डिवाइड बाय 2.303, यहाँ पे हो जाता है R, ब्रैकेट के अंदर 1/T1 माइनस 1/T2। ये फॉर्मूला बाय हार्ट याद कर लो, कल बहुत काम आएगा। फिर इसके बाद वैल्यूज रखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा log K2, यहाँ पे देखो मैंने लिखा है बाद का जो तुम्हारा रेट है वो 4K हो जा रहा है, तो K से K वैसे भी कट जाएगा, मैं सिर्फ 4/1 लूंगा, और ये तुम सिर्फ log 4 भी ले सकते हो। ओके, आई होप ये चीज समझ पा रहे होगे। यहाँ पे log 4 भी ले सकते हो, बिकॉज 4 टाइम्स हो जाएगा रेट, तो इसका मतलब क्या है 4/1 या 4K/K, K तो कट ही जाएगा यहाँ पे। अगर तुम ऐसे भी लोगे 4K/K तो K तो कट जाएगा ना, बचेगा सिर्फ 4/1, तो मैं सिर्फ 4 ले रहा हूँ यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आगे हमें रखना है EA, फिर उसके बाद नीचे 2.303 R का वैल्यू, जैसा कि मैंने बताया 8.314 यही लेना है इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में। और उसके बाद में टेम्परेचर का सीक्वेंस, अगर गड़बड़ करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, वहाँ पे गलत आंसर आएगा तुम्हारा। तो T1 का वैल्यू, पहला टेम्परेचर तुम्हारा 293 है,
माइनस 1 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 313। तो बस इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लोगे, 313 माइनस 293 और नीचे दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ऐसे सॉल्व कर लो। ये कितना आएगा देखो, मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे तुम्हें करना होगा दोनों को मल्टीप्लाई, 293 इंटू 313, इधर हो जाएगा 313 और माइनस 293, इस तरह करके इसको सॉल्व कर लेना। एंड इधर तुम्हारा आ जाएगा EA और नीचे 2.303 इंटू 8.314 और इधर तुम्हारा log 4 का वैल्यू अगर तुम कैलकुलेटर से निकालोगे ये आ जाएगा 0.6021। बस अब इतना तो सॉल्व कर ही लोगे। यहाँ से EA का वैल्यू जब तुम निकालोगे तो EA का वैल्यू जो आएगा वो हो जाएगा EA इज इक्वल्स टू 52862.94, ये हो जाएगा जूल पर मोल में। याद रखना एक्टिवेशन एनर्जी जूल पर मोल में आती है, ऐसे भी लिख सकते हो और जूल मोल पावर -1 भी लिख सकते हो, और किलो जूल में बतानी क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 52,000 से डिवाइड कर दो, 52.86, यहाँ पे राउंड ऑफ कर सकते हो बिकॉज 0.9 है तो 2 को 3 बना दो, ये हो जाएगा इतना किलो जूल और ऐसे पर मोल। ये हो जाएगा तुम्हारा एक्टिवेशन एनर्जी इस क्वेश्चन का। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी तुम लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ एंड उसको देखते हैं। सो गाइस अगर ये क्वेश्चंस तुम्हें समझ में आ रहे हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दो एंड फटाफट अभी बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो चलो भी इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। यहाँ पे हमें गिवन है शो दैट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन the time required to complete 75% of reaction is about 2 times more than the required time to complete 50% of the reaction। अब ये थोड़ा सा प्रूविंग वाला क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे तुम्हें समझना पड़ेगा कि क्या है। देखो पहली चीज़ तो यहाँ पे कोई टेम्परेचर वगैरह जैसा कुछ दे नहीं रखा ना, तो तुमसे यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी का यहाँ पे वैल्यू पूछा है। तो यहाँ पे करना क्या होगा, तुम्हें यहाँ पे तुम्हें यूज़ करना पड़ेगा सेकंड वाले फॉर्मूले का, इस वाले फॉर्मूले का, सेकंड वाले का। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्मूला का यूज़ करेंगे और हमें बेसिकली 2 केसेस के रेट निकालने हैं यहाँ से, ठीक है। तो सेकंड वाला फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। पहचान क्या है कि पहली चीज़ तो वहाँ पे कोई एक्टिवेशन एनर्जी की बात नहीं की गई है और ना ही कोई टेम्परेचर की बात की गई है। तो जब भी डायरेक्ट रेट निकालने के लिए तुमसे कहेगा, जब भी तुमसे रेट निकालने के लिए कहेगा तो तुम सेकंड वाला फॉर्मूला का यूज़ करोगे। सीधे एक रेट निकालना है, एक रेट निकालने की बात की गई है तो यहाँ पे सिंपल तुम सेकंड वाले फॉर्मूला का यूज कर लोगे। तो बस चलो निकालते हैं। तो यहाँ पे 2 केसेस हैं, दोनों केसेस का तुम्हें अलग अलग रेट निकालना होगा। तो पहले निकालते हैं फर्स्ट केस का। फर्स्ट केस हमारा कौन सा है कि रिएक्शन हमारा 75% हुआ है। तो ध्यान रखना, देखो पहले यहाँ पे तुम्हारे पास है मान लो 100 कंपाउंड होगा, तो जब 75% यानी कि 75% तुम्हारा रिएक्शन हो गया है। देखो यहाँ पे एक चीज समझो, इनिशियली तुम्हारा अगर कंपाउंड 100% था तो इनिशियली कंसंट्रेशन 100 था और जब 75% हो गया रिएक्शन तब तुम्हारे पास में कितना कंसंट्रेशन बचा होगा, ये बचा होगा 100 में से 75 तो खत्म हो गया, तो बचा कितना 25 ही तुम्हारे पास में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बचा। तो यहाँ पे इस तरह हम निकालते हैं। तो चलो फॉर्मूला यहाँ पे मैं रखता हूँ, फिर उसके बाद समझाता हूँ ये क्या है। देखो यहाँ पे फॉर्मूला हम रखेंगे K इज इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाई T और आगे हो जाता है log A अपॉन A माइनस एक्स, ये है। तो यहाँ पे चलो वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 पॉइंट और यहाँ पे तुम्हें टाइम बेसिकली निकालना है, टाइम रिक्वायर्ड। तो टाइम को इधर ले आओ, के को इधर ले आओ, टाइम में ले आऊँगा यहाँ और टाइम हमारा ये है 75% वाला, तो यहाँ लिख देते हैं 75% और 2.303 और टी क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में गया, के को इधर हम नीचे डिवाइड में लगा देते हैं। फिर उसके बाद में है लॉग A अपॉन A माइनस एक्स। तो यहीं पे तुम्हें समझना है कि शुरुआत का जो A है कंसंट्रेशन वो तुम्हारा 100 है, तो शुरुआत में ये 100 था और फिर उसके बाद में जब 75% रिएक्शन हो गया तो यहाँ पे नीचे क्या होगा, यहाँ पे नीचे आ जाएगा 100 माइनस 75 जो कि बाद में 25 हो जाएगा। तो यही मैंने तुम्हें समझाया था शुरुआत में। अब इसके बाद इसको बस सॉल्व करना है और यहाँ पे तुम्हें निकाल लेना है वैल्यू। अब इतना तो आई होप कर ही लोगे। तो ये आ जाएगा तुम्हारा T ऑफ 75% इज इक्वल टू, K का वैल्यू हमें नहीं पता है तो K का वैल्यू हम नहीं रखेंगे, इसको सॉल्व कर लेना। ये आ जाएगा तुम्हारा 1.386 डिवाइड बाय K। तो ये आ गया तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन। ये तुम्हारा आ गया 75% जब तुम्हारा रिएक्शन कंप्लीट होगा तब इतना तुम्हारा रेट वहाँ पे आएगा। अब सेकंड केस देखते हैं। इसके बाद सेकंड केस में हमसे कह रहा है इन दी सेकंड केस यहाँ पे यूज हो रहा है हाफ लाइफ, मतलब 50% ऑफ द रिएक्शन कब कंप्लीट होगा, ये कैसे निकालेंगे। इसके लिए भी सेम फॉर्मूला यूज करो। तो ये हो जाएगा K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई T एंड T अगेन तुम इधर लेके जा सकते हो, K इधर ला सकते हो। ये मैंने शुरुआत में बता दिया कि तुम्हें यहाँ पे टाइम निकालना है, K को नीचे रख दो, टाइम का वैल्यू तुम्हें निकालना है। सो जब 50% रिएक्शन होगा तो ये 50% का केस हो जाएगा। अगेन 2.303 K नीचे ले आओ और ये हो जाएगा लॉग
अंदर वैल्यू क्या रखोगे, अगेन 50% इस बार हुआ है तो ओरिजिनल तो यहाँ पे 100 मानोगे, नीचे हो जाएगा 100 माइनस 50, तो 50 बचेगा नीचे, तो 100/50 होगा, फिर उसके बाद यहाँ कट जाएगा, ये log 2 हो जाएगा। तो ये सॉल्व कर लोगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.303 डिवाइड बाय के, और ये बचेगा तुम्हारे पास में log 2। इसको सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा तुम्हारा 0.693 डिवाइड बाय के का वैल्यू यहाँ पे रहेगा। तो ये आ गया तुम्हारा टी ऑफ 50%। तो यहाँ पे ये बन गया हमारा इक्वेशन 2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दैट दोनों केसेस में जो हमारा इक्वेशंस का वैल्यू है, मतलब देखो टाइम टेकन बाय 75% रिएक्शन टू कंप्लीट, ये है तुम्हारा 1.386 डिवाइड बाय के। देखो समझना ये चीज़, तो यहाँ पे 75% के लिए जो टाइम लग रहा है, 75% के लिए जो टाइम लग रहा है वो है तुम्हारा 1.386 डिवाइड बाय के, और जो 50% के लिए टाइम लग रहा है वहां पे टाइम कितना लग रहा है, टाइम इज इक्वल्स टू 0.693 डिवाइड बाय के। तो यहाँ पे अगर तुम दोनों वैल्यूज को देखोगे तो 75% वाली जो वैल्यू है वो जस्ट 2 टाइम्स है इसकी। अगर तुम 693 का यहाँ पे 0.693 का ट्वाइस करोगे तो 1.386 ही आ जाएगा। सो यानी कि यहाँ से हम प्रूव मतलब हमने कर दिया है दैट टाइम टेकन बाय 50% इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा इसका ट्वाइस मतलब इंटू 2 इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय 75%। तो बस ये हमने इस तरह प्रूव कर दिया। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा सा समझ में आया होगा। यहाँ पे बस हमें एक्चुअली कोई वैल्यू नहीं निकालना था, यहाँ पे हमें प्रूफ करना था कि 75% रिएक्शन होने में कितना टाइम लगेगा। टाइम टेकन हमने निकाल लिया फॉर्मूला का यूज करके रेट वाले, और उसके बाद सेकंड केस हमने यहाँ पे देखा कि 50% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगेगा वो भी हमने निकाला, और उसमें हमारा जो यहाँ पे टाइम मतलब आया 0.693 डिवाइड बाय के। ये दोनों हमने टाइम्स को कंपेयर किया तो एक टाइम जो 50% वाला था इसी का जस्ट डबल हो जाएगा तुम्हारा रिएक्शन के 70% कंप्लीट होने का टाइम। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन तुम लोग को अभी समझ में आ गया होगा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। सो चलो भी इस क्वेश्चन को देखते हैं, एंड इस क्वेश्चन को मैं कहूँगा थोड़ा ध्यान से पढ़ना, बिकॉज ये तुम्हारा स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर का यानी कि सैम्पल पेपर का 2024 का क्वेश्चन है। तो चलो पढ़ते हैं इसको। यहाँ पे गिवन है द हाफ लाइफ पीरियड यानी कि टी हाफ फॉर डीके ऑफ रेडियो एक्टिव कार्बन 14 इज 5730 ईयर्स। तो यहाँ पे हाफ लाइफ पीरियड की बात की गई है। अब हाफ लाइफ पीरियड तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज इसका एक अलग से फॉर्मूला है, जो मैंने याद करूँ शुरुआत में तुम्हें 3 फॉर्मूला दिखाए थे। तो ये जो तुम्हारा ये वाला फॉर्मूला होता है, मतलब ये वाला लास्ट वाला, दिस इज फॉर हाफ लाइफ। ठीक है, हाफ लाइफ का ये फॉर्मूला है। तो हाफ लाइफ के लिए अगर तुमको रेट निकालना है तो यहाँ पे हाफ लाइफ का टाइम रख दोगे तो ये तुमको थर्ड फॉर्मूला रेट दे देता है। तो इस तरह हम इसका यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे इसी का हम यूज़ करेंगे अभी। तो देखो यहाँ पे कह रखा है हाफ लाइफ पीरियड फॉर डीके ऑफ रेडियो एक्टिव कार्बन 14 इज 5730 ईयर्स। तो इसकी मदद से हम यहाँ पे इसका जो डीके कांस्टेंट है वो निकाल सकते हैं, मतलब के निकाल सकते हैं। बेसिकली तुम डीके कांस्टेंट अगर ना भी समझो तो के का वैल्यू तुम निकाल सकते हो फॉर दिस कार्बन 14। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा तुम्हारा 0.693 डिवाइड बाय टी हाफ, यानी कि हाफ रिएक्शन कंप्लीट होने में या फिर हाफ उसको एक तरह से डीके होने में कितना समय लगा, मतलब कितने रेट से ये होगा, ये हम यहाँ पे निकालेंगे। तो बस कितना समय लग रहा है वो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो बस इसको रख दो। ये हो जाएगा 0.693 डिवाइड बाय 5730, मतलब इतने साल लगते हैं कार्बन को आधा डीके होने में। हाफ लाइफ उसकी इतने सालों में कंप्लीट होती है। सोच के देखो कितना लंबा यहाँ पे टाइम है। तो इसी की मदद से हम यहाँ पे कार्बन डेटिंग भी करते हैं। पुराने आर्कियोलॉजिकल जो आर्टिफैक्ट्स हमें मिलते हैं, किसी के मान लो हमें डेड बॉडी मिली तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कितने साल पुरानी किसी राजा की वो बॉडी है। तो ये चीज़ है। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1.209 इंटू 10 टू द पावर -4, और यहाँ पे क्योंकि ईयर्स में लिया है तो ये आ जाएगा पर ईयर या फिर ईयर -1। ओके, पर ईयर ये तुम्हारा यहाँ पे डी के कॉन्स्टेंट या रेट आ जाएगा। तो अब इसके बाद इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है, अब देखो यहाँ पे कार्बन डेटिंग की ही बात की गई है। तो यहाँ पे है एन एंशियंट पीस ऑफ वुड, एक पुराना पीस ऑफ वुड हमें मिला है, हैज़ ओनली 80% ऑफ कार्बन 14 फाउंड इन अ लिविंग ट्री। देखो कार्बन डेटिंग की यहाँ बात हो रही है, तो हमें एक पुराना यहाँ पे लकड़ी का टुकड़ा मिला है जिसमें 80% ही कार्बन 14 यहाँ पे बचा हुआ है। तो 80% बचा है, तो कैलकुलेट द एज ऑफ द पीस ऑफ वुड, हमें एज निकालनी है यहाँ से। तो यहाँ पे तुम क्या यूज़ करोगे, यहाँ पे तुम्हें
टाइम बताना है, मतलब कि कितना समय पुराना ये तुम्हारा लकड़ी का पीस है। देखो रेट तुमको मिल गया, रेट तुम्हें पता लग गया, यहाँ पे कितने साल पुराना ये लकड़ी का पीस होगा इसको हम निकाल सकते हैं सेकंड वाला फॉर्मूला यूज़ करके, जो एक के वाला है, इसका यूज़ करेंगे। तो के इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टाइम होता है। अगर तुम्हें टाइम निकालना है तो के और टी को तुम इंटरचेंज कर सकते हो इधर उधर। तो यहाँ पे चलो सॉल्व करते हैं, लगाते हैं इस फॉर्मूला को। तो ये हो जाएगा हमारा, देखो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट द टाइम। तो मैं लूँगा इस तरह सीधे सीधे, टाइम इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई के, ठीक है, मैं नीचे ले आया के को, एंड यहाँ पे हो जाएगा लॉग, और सेम वही चीज़ है ए अपॉन ए माइनस एक्स। आप समझना है यहाँ पे ध्यान से। देखो शुरुआत में कार्बन 14 कभी तो 100% रहा होगा, बट अब इसमें कितना बचा है, यहाँ पे साफ दिया हुआ है, एन एंशिएंट पीस ऑफ वुड हैज़ ओनली 80% ऑफ कार्बन 14 फाउंड इन अ लिविंग ट्री। मतलब यहाँ पे 80% बचा हुआ है अभी भी। तो यानी कि यहाँ पे ए माइनस एक्स का वैल्यू तुम्हें दिया हुआ है 80, ठीक है, 80% बचा हुआ है, ध्यान रखना ये चीज़ है। यहाँ पे है एन एंशिएंट पीस ऑफ वुड हैज़ ओनली, यहाँ पे ये नहीं कहा कि इतना खत्म हो गया, यहाँ पे कीवर्ड समझो, हैज़ ओनली 80% ऑफ दी C14 फाउंड इन अ लिविंग ट्री। मतलब कि 80% उसमें एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि a माइनस एक्स का वैल्यू तुम्हारा 80 है। ये मत करना a माइनस 80 कर देना, 20% नहीं बचा है वहाँ पे, तुम्हारा 80% अभी भी उसमें रिमेनिंग है, यानी कि a माइनस एक्स का वैल्यू 80 है। तो ये चीज़ है। तो चलो वैल्यू रखो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2.303। के का वैल्यू हम पहले केस से निकाल चुके हैं, जो कि आ गया है हमारा 1.209 इंटू 10 टू द पावर -4, एंड यहाँ पे आगे हो जाएगा लॉग, और a अपॉन ए माइनस एक्स, ये मैंने बता दिया, ये ऊपर हो जाएगा 100, और a माइनस एक्स यानी बचा कितना है, वो है तुम्हारा 80। तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे, और इसको जब तुम कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे ये तुम्हारा ईयर्स में आएगा आंसर, ये आएगा 1846, और क्योंकि पर ईयर में तुम्हारा रेट था तो ये ईयर में ही तुम्हें टाइम मिलेगा, ईयर्स आ जाएगा। यानी कि जो तुम्हारा एज है इस पर्टिकुलर वुड पीस का, ये कितना है, ये तुम्हारा 1846 साल पुराना है, 1846 ईयर पुराना है। तो इसी तरह कार्बन डेटिंग की जाती है बेसिकली। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से समझ में आया होगा, एंड ये इंपॉर्टेंट था बिकॉज ये तुम्हारा स्पेसिमेन का क्वेश्चन था, बिकॉज इस बार तुम्हारा पैटर्न थोड़ा बहुत सीबीएसई से मैच करने की कोशिश की गई है, रियल लाइफ बेस्ड सिचुएशंस पे बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो ये एक एग्जाम्पल है सैम्पल पेपर का, एंड इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा सा रियल लाइफ से रिलेट करके तुम्हें कल के पेपर में देखने को मिल जाए। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन लास्ट देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे है the rate of most of the reactions becomes double when the temperature is raised from 298K to 308K। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है एक्टिवेशन एनर्जी। बस जैसी एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे लिखे है समझ जाओ कि यहाँ पे तुम्हें यूज़ करना है कौन सा, सबसे पहला वाला सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो चलो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या हमें गिवन है। द रेट ऑफ मोस्ट रिएक्शंस बिकम्स डबल। अब देखो रिएक्शन का रेट जो है डबल बन जाता है मोस्ट का, तो यही तुमसे कह रहा है। तो यहाँ पे जो चीज़ें तुम्हें गिवन है समझना, देखो K1 कुछ होगा और K2 जो होगा, K1 अगर K है तो K2 कह रहा है कि ये डबल हो जा रहा है, 2K हुआ जा रहा है। यही तो चीज़ कही जा रही है कि पहले रिएक्शन के रेट अगर K था तो वो डबल हो जाता है कब, जब टेम्परेचर तुम्हारा राइज किया जाता है। यहाँ पे हो जाएगा T1 इज इक्वल टू 298, पहले इतना, और इसको अगर हम राइज कर देते हैं 308 केल्विन तक, ये हमको दिया हुआ है। सो वी हैव टू कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी। सीधे यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, लॉग K2 अपॉन K1, K1 अपॉन K2 नहीं होगा, K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू E अपॉन 2.303 R, और ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। आई होप अब तक तो याद हो गया होगा इतना वीडियो देखते देखते। सो इसके बाद वैल्यू को रखेंगे, तो ये हो जाएगा लॉग K2 अपॉन K1, K2 का वैल्यू 2K, नीचे K1 रखोगे, K कट जाएगा तो ये बचेगा सिर्फ log 2। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ गए होगे। ये तुम्हें निकालना है, ये ऐसे ही रख दो, और यहाँ पे हो जाएगा 2.303 मल्टीप्लाई बाय आर का वैल्यू होता है 8.314, अभी मैंने बताया था। फिर उसके बाद में यहाँ पे T1 और T2 का वैल्यू भी सही से रखना, ये हो जाएगा 1/298 माइनस 1/308। अब बस इसको तुम्हें सॉल्व करना है, एलसीएम ले लोगे, सॉल्व कर लोगे, मल्टीप्लाई करके 308 माइनस 298 इस तरह आ जाएगा। एंड इसको जब सॉल्व करोगे पूरा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा log 2 इज इक्वल्स टू E अपॉन 2.303 मल्टीप्लाई बाय 8.314, एंड इधर तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पे एलसीएम लेके 298 मल्टीप्लाई बाय 308, एंड ऊपर तुम्हारा यहाँ पे माइनस हो जाएगा 308 माइनस 298 कर लो, 308 माइनस 298, ये आ जाएगा तुम्हारा 0, 8 माइनस 8, और ये आ जाएगा तुम्हारा 1। ठीक है, तो ये आ गया 10।
नाउ अब यहाँ पे सारी चीज़ें भेज दो इधर साइड, तो ये ई ए इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 मल्टीप्लाई बाय 8.314 मल्टीप्लाई बाय 298 मल्टीप्लाई बाय 308 डिवाइड बाय एक तुम्हारा 10 हो जाएगा यहाँ पे। और इसके अलावा तुम्हारा इसका log 2 का जो वैल्यू आएगा, log 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये आता है तुम्हारा 0.3010, ये हो जाएगा तुम्हारा log 2 का वैल्यू। और यहाँ पे ये जो 10 था ऊपर, ये नीचे डिवाइड में लग जाएगा इस तरह। तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे कैलकुलेटर से तो ये आ जाएगा तुम्हारा 52,897। तो इतने जूल्स आएगा, 0.77 भी रहेगा, तो इतने तुम्हारे जूल पर मोल आंसर आ जाएगा। एंड चाहो तो इसको तुम किलो जूल में भी लिख सकते हो, ये आ जाएगा तुम्हारा 52.89 किलो जूल पर मोल। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो इसमें भी लिख सकते हो, जूल पर मोल में भी लिख सकते हो। सो आई होप एक्टिवेशन एनर्जी निकालना तुम्हें अच्छे समझ में आ गया होगा, एंड किस तरह से यहाँ पे फॉर्मूलाज का यूज करके हमें न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है इन दी चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स, ये भी अभी तुम समझ गए होगे। इसी तरह के क्वेश्चन, इन्हीं फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं, एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि ये तुम्हारे इस बार वाले पेपर में भी पूछे जाएं। सो आई होप इस वीडियो में तुम्हें जितनी बातें बताई वो तुम्हें अच्छे समझ में आई होंगी। सो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, एंड मेरी तरफ से तुम सभी बच्चों को केमिस्ट्री पेपर के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। सो पेपर अच्छे से करके आना, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में लिख के नीचे पूछ लेना।